फाइन। आज जो हम शुरू करने वाले हैं भाइयों बहनों, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है जी, केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पे सारे के सारे करेंगे। राइट, चलिए। तो न्यूमेरिकल्स में हम लोग यहाँ पे देखें तो फर्स्ट जो है हमारा किस पे आता है, रेट पे आते हैं क्वेश्चंस। रेट पे, जिसमें हम लोग एवरेज रेट निकालेंगे और इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे। फाइन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे सपोज करो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद फ्लोरीन F2 फॉर्म नाइट्राइल फ्लोराइड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन 2NO2 प्लस F2 gives 2NO2F2। राइट, ये हमें कुछ रिएक्शन गिवन है, 2NO2F गिवन है। ठीक है, दिस इज द रिएक्शन। और उसमें बोलता है कि राइट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2F, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2 एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ F2। ठीक है, देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, सपोज करो, इससे पहले हम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो मेरे पास ये दिया हुआ है 3A gives 2B plus C, दिस इज द क्वेश्चन। मेरे को इसका रेट निकालना है, तो इसका रेट कैसे निकलेगा? Rate of reaction, that will be, reaction rate will be equal to minus 1 by 3 dA by dt, which is equal to 1 by 2 dB by dt, and which is equal to dC by dt। क्लियर हुआ? ये तो हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस रेट। और अगर हम इसका एवरेज रेट निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, माइनस 1 by 3 डेल्टा A by डेल्टा T, which is equal to 1 by 2 डेल्टा B by डेल्टा T, which is equal to डेल्टा C by डेल्टा T। अब क्वेश्चन में वो पूछता है, देखो जितने भी मेरे रिएक्टेंट साइड थे वहां पे मुझे क्या करना है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ उसे डिवाइड कर देना है और नेगेटिव साइन लगा देना है, और नेगेटिव साइन लगा देना है। नेगेटिव साइन क्यों लगने वाला है? सपोज करो मेरा इनिशियली रिएक्टेंट मेरा 10 मोल्स थे। ठीक है, रिएक्टेंट मेरे 10 मोल्स थे, फाइनल क्या होएगा, उससे कम होने वाले हैं, 2 मोल 3 मोल 1 मोल खत्म। ठीक है ना, अगर सपोज करो 2 मोल भी बचते हैं, 2 माइनस 10 करोगे कितना आता है, -8, और माइनस उसके पहले हमने पहले भी लगाया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो रेट जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होएगा। क्लियर हो गया? अब वो पूछता है कि व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस। जब हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस या अपीयरेंस की बात करेंगे तो वहां पे हम इनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को नहीं लेंगे। ठीक है, अगर मुझे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बताना है तो मैं यहां पे क्या लेने वाला हूं, DA by dt, दैट्स इट। क्लियर हुआ? 1 by 3 को हम उठा के दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वो पूछता है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ लेट्स से B बोलता, तो वो क्या आ जाता, DB by dt, और C के लिए पूछता तो वो क्या आ जाता, DC by dt। क्लियर है? तो इस तरीके से हम उसे बताते हुए चले जाएंगे। क्लियर है? किसी को कोई किसी भी टाइप का कंफ्यूजन है भाइयों बहनों? तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में उसने पूछा था रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2F, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2F। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अब इसका रेट निकालते हैं हम इस इक्वेशन का। तो रिएक्शन रेट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 by 2 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T, विच इज इक्वल टू माइनस डेल्टा F2 अपॉन डेल्टा T, विच इज इक्वल टू 1 by 2 डेल्टा NO2F अपॉन डेल्टा T। क्लियर हो गया? तो ये जो चीज थी हमें यहां पे गिवन थी, हमें क्या करना है, इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2F निकालना है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2F क्या आ जाएगा भाइयों बहनों, that will be equal to delta NO2F upon delta T या dNO2F upon delta T। क्लियर हो गया? क्योंकि मेरे को मैंने अभी बताया ना, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को कंसीडर नहीं करना हमने। उसके बाद गया है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2 एंड F2। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2, तो वो क्या आ जाएगा, माइनस dNO2 by dt
और माइनस डेल्टा NO2 बाय डेल्टा टी। ऐसे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ F2 निकालना होगा तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा F2 बाय डेल्टा टी और विच इज इक्वल टू माइनस DF2 बाय dt। ठीक है जी। अब ध्यान रखिएगा वहां पे हमें बस इसके स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो थे वो कंसीडर नहीं करने हैं। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई। अगर मुझे रेट निकालना होगा तो हम उसका यूज करेंगे, अदरवाइज हम उस चीज को यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं 2-4 हम लोग करेंगे। आपको आई गेस आइडिया हो गया होगा कि कैसे हमें क्वेश्चन करना है, राइट? ओके, अब ये क्वेश्चन दिया गया है इन अ रिएक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग आपको सबकी शीट मिल जाएगी। इन द रिएक्शन A+2B in the reaction A+2B gives 3C+2D. The rate of formation of B is 1 into rate of disappearance. अब उसने बोला rate of disappearance of B, that is 1 into 10 raised to power minus 2 moles per liter per second. What will be the rate of the reaction and rate of change in concentration of A and C? राइट, ये पीएमटी का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, है तो सिंपल ही क्वेश्चन है। अब मुझे इसका रेट निकालना है। लेट्स से पहले रेट निकालते हैं। रेट विल बी इक्वल टू माइनस क्या होगा, माइनस dA बाय dt विच इज इक्वल टू माइनस 1/3 dB बाय 1/2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/3 dC बाय dt एंड 1/2 dt बाय dt। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब हम रिएक्टेंट साइड पे लेंगे तो नेगेटिव साइन आएंगे और प्रोडक्ट साइड पे वो चीज नहीं आने वाली है। ठीक है, अब यहां पे हमें दिया उसने रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, मतलब dB बाय dt दैट इज इक्वल टू, या मैं सिंपल लिखता हूं, rate of disappearance of B, that is equal to 1 into 10 raised to power minus 2 moles per liter per second। ठीक है जी, ये हमें गिवन है। व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, पहले तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। क्लियर है? और उसके बाद निकालना है rate of change in concentration of A and C। ठीक है जी, A और C का हमें rate of change निकालना है। तो पहले हम यहां से rate of reaction निकाल लें। अब मुझे माइनस dB बाय dt इक्वल टू, यहां पे मैं डायरेक्टली ऐसे लिखता हूं, माइनस 1/2 dB बाय dt दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, माइनस 1/2 इंटू 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2, 0.5 आ जाएगा। तो आई कैन राइट 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर, समझ आ गया? उसके बाद उसने बोला रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए एंड सी, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड सी। तो ये निकाल देते हैं, माइनस डी ए बाई डी टी दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1/2 dB बाय dt। क्लियर हो गया? अब ये माइनस 1/2 dB बाई dt के लिए हमने वैल्यू निकाल दिया, राइट? क्या आ रहा था, 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3। तो माइनस डी ए बाई डी टी दैट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया ए के लिए। अब सी के लिए निकालते हैं, माइनस 1/2 dB बाई डी टी इक्वल टू किसके बराबर है, 1/3 dC बाई डी टी। हमें निकालना है dC बाई डी टी, तो dC बाई डी टी दैट विल बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे हम
3 इंटू 5 इंटू 10⁻³ क्योंकि इसका वैल्यू हमारे पास कितना आया, ये वाला, तो यहाँ पे इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा, इट विल बी 1.5 इंटू 10⁻² मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. सो दीज आर द आंसर्स. क्लियर है? तो ये आगे हमारे रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड सी इस तरीके से यहाँ पे पूछा गया था. राइट, अभी एक सीबीएसई सैंपल पेपर राइट, एक एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, बहुत बड़ा है, टेबल वाइज दिया हुआ है, बट वही चीज है, उसको बार बार हर एक स्टेप को निकालना होगा. T2 - T1. एक चीज समझिएगा, जब भी हम एवरेज रेट निकाल रहे होंगे तो कैसे निकलेगा हमारा, हर एक इंस्टेंट पे निकालना है या हमें हर एक एवरेज निकालना है. अब एवरेज कब निकलती है, अगर मैं पूछता हूं आपको, हमें यहां से दिल्ली जाना है, 250 किलोमीटर है और हमें 5 घंटे लगते हैं, तो हम अपनी एवरेज स्पीड बता सकते हैं कितनी होगी, कितनी होगी 50. अब वो कब निकली, जब हमने पूरा डिस्टेंस जो है कवर अप कर लिया. ठीक है, किसी एक इंस्टेंट पे हम लोग जा रहे थे, वहां पे स्पीड 10, 20, 30, 50, 100 कुछ भी आ रही होगी, है ना. हर इंस्टेंट पे हम 50 की स्पीड पे नहीं चल रहे होंगे, किसी एक इंस्टेंट पे हम लोग 100 की स्पीड पे भी चल रहे होंगे. तो दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसके अंदर हमने टाइम इंटरवल छोटा लिया था और डिस्टेंस भी, मतलब जो चेंज इन कंसंट्रेशन हुआ वो भी छोटा होगा और टाइम इंटरवल भी क्या होगा, छोटा होगा. और जो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट जब हम स्टार्टिंग में लेते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्टिंग में ज्यादा होता है और एंड में क्या होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है. क्लियर हो गया? ओके, ये क्वेश्चन दिया गया, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल ही है. अब क्वेश्चन दिया गया है हमें यहाँ पे, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 in CCl4 solution at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initially, the concentration of N2O5 is 2.33 moles per liter, and after 184 minutes, it is reduced to 2.08 moles per liter. The reaction takes place according to the equation 2N2O5 gives 4NO2 plus O2. Calculate the average rate of this reaction in terms of hours, minutes, and seconds. What is the rate of production of NO2 during this period? Okay. चलिए, हमें यहाँ पे दिया गया है 2N2O5, ये जो है हमें दे रहा है 4NO2 प्लस O2. ठीक है जी, क्लियर हो गया. इनिशियली इसका कंसेंट्रेशन हमें दिया गया है 2.33 मोल्स और एट टाइम t इक्वल टू 184 मिनट्स. यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइम इक्वल टू 0 पे कंसेंट्रेशन 2.33 था, 184 मिनट के बाद कितना हो गया 2.08 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. क्लियर हो गया. अब हमें क्या निकालना है, एवरेज रेट निकालना है. एवरेज रेट कब निकल रहा था, जब हमने पूरा का पूरा डिस्टेंस जो है कवर अप कर रहा था. तो यहाँ पे एवरेज रेट निकाल लेते हैं. दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, सॉरी फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब इसे हम R1 ले लेते हैं, इसे R2 ले लेते हैं, तो माइनस ऑफ R2 माइनस R1 अपॉन टाइम T2 माइनस T1. ये टाइम T हो गई 2. ठीक है, तो ये कितना आएगा माइनस 2.08 माइनस 2.33 अपॉन 184. क्लियर है भाई बहनों. और ये कितना आएगा 0.25, क्योंकि नेगेटिव आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन में 184 मिनट्स आ जाएगा. तो इसकी अब एवरेज रेट निकाला हमने, इसको सॉल्व कर लेंगे. कितना आएगा ये 0.25 अपॉन 184 करेंगे तो इट कम्स टू बी 6.79 इंटू 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर सेकंड, सॉरी पर मिनट. यही आ रहा है डिवाइड करके, जरा चेक करिए जरा, यही आ रहा है. यहां पे हमने रिएक्टेंट के वो छोड़ दिया जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, इसको डिवाइड कर लिया तो ये आंसर आ जाएगा 6.79 इंटू 10⁻⁻ मोल्स पर लीटर पर सेकंड. अब उसने क्वेश्चन में पूछा है कि हमें अपना जो रेट है वो इन टर्म्स ऑफ, मतलब आवर्स में भी बताना है, मिनट्स में भी बताना है और सेकंड्स में भी बताना है. अब यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर लगाते हैं हम.
एवरेज रेट इन टर्म्स ऑफ मिनट्स आ गया, आवर्स में निकालते हैं इन आवर्स, तो 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर, और यहां पे क्या आ गया था, मिनट आया था। अब मुझे पता है कि 160 मिनट में 1 आवर आता है, तो 1 विल बी इक्वल टू 1 आवर अपॉन 60 मिनट होएगा, या हम लिख सकते हैं 60 मिनट अपॉन 1 आवर। अब मेरे को मिनट कैंसिल करना है, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, 60 मिनट ऊपर लिख देता हूं और नीचे कर देता हूं 1 आवर। मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, $40.79 इंटू 10⁻⁻3, यह आ जाएगा 4.074 इंटू 10⁻⁻2 मोल्स पर लीटर पर आवर। यह आंसर आ रहा है 4.074 इंटू 10⁻⁻ मोल्स पर लीटर पर आवर। क्लियर हुआ, ये कन्वर्जन फैक्टर क्लियर हो गया सभी को। 60 मिनट्स में 1 आवर थे, तो हमने वही किया, 1 इज इक्वल टू 1 आवर अपॉन 60 मिनट्स, तो मिनट से मिनट कैंसिल हो गया, तो ये आ गया। अब उसने क्वेश्चन पूछा था कि इन सेकंड्स में भी निकालिए क्या इसका एवरेज रेट आएगा, तो इट विल बी इक्वल टू 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर मिनट, एंड वी नो एक और कन्वर्जन फैक्टर हम यहाँ पे यूज करते हैं, दैट विल बी 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो 1 विल बी इक्वल टू 60 सेकेंड अपॉन 1 मिनट, और 1 मिनट अपॉन 60 सेकेंड, तो ये वाला यूज हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग 1 मिनट अपॉन 60 सेकेंड्स कर देते हैं, मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, ये ऊर जाएंगे, सो इसको डिवाइड किया हमने, इट विल बी 1.13 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो ये हमारे एवरेज रेट आ गए इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ मिनट्स, आवर्स एंड सेकेंड्स। ठीक है जी, क्लियर है। अब उसने पूछा है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड, NO2 का कितना प्रोड्यूस हुआ, उस चीज को हमें बताना है। तो अगर हम इसका एवरेज रेट देखते हैं यहां पे, राइट, तो उससे हम निकालते हैं इन दोनों का रिलेशन, रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन बना लेते हैं हमें। कैसे बनेगा रिलेशन, देखिए -1/2 D and 2O5 upon dt, that will be equal to 1/4 dNO2 upon dt, which is equal to dO2 by dt। तो ये दो चीजें चाहिए थी भाई बहनों हमें, इसकी वैल्यू हमें मालूम है, यहां पे हमने निकाली है, दिस इज द वैल्यू, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पे आ जाएगा 1/4 dNO2 by dt, that will be equal to 6.79 into 10⁻⁻4 minus मोल्स पर लीटर पर मिनट, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, dNO2 by dt, that will be equal to 4 into 6.79 into 10⁻⁻4। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, 2.716 इंटू 10⁻⁻3 मोल्स पर लीटर पर मिनट, इसका आंसर आ जाएगा। दिस विल बी द आंसर, dNO2 by dt जो है, दैट दिस विल बी द आंसर। क्लियर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे हमें जो करते हुए चले जाना है। ठीक है जी। ओके, एक क्वेश्चन दिया गया है यहां पे अपने पास, ध्यान से सुनिएगा इसे। अब एक क्वेश्चन दिया गया, फॉर अ रिएक्शन A + B गिव्स प्रोडक्ट
A plus B gives product. The rate law expression for rate is equal to, rate की वैल्यू गिवन है K into A B raised to power 2. If the volume of the vessel is reduced to 1/3 of its original volume, then what will be the effect on the rate of reaction? ठीक है, वॉल्यूम 1/3 किया तो उसका रेट पे क्या फर्क आएगा? वेसल का, ये रिएक्शन है ना, अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस A plus B gives product in a vessel, ठीक है, और उसका रेट जो है ये दिया हुआ है हमें, रेट इज इक्वल टू A, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया है, रेट इज इक्वल टू K A raised to power 1 and B raised to power 2. If the volume of the vessel is reduced to 1/3 of its original volume, then what will be the effect on the rate of reaction? 27 times, right. कैसे होएगा? अब जो देखो स्क्वायर ब्रैकेट में है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द मूलर कंसंट्रेशन, और मूलर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है? N by V, ठीक है। अब A की इनिशियल कंसंट्रेशन थी, हमने इसका वॉल्यूम को रिड्यूस कर दिया, वॉल्यूम रिड्यूस टू 1/3, तो इसकी नई क्या आ जाएगी? 3N N by V अपॉन 3, तो ये क्या आ गया? 3N by V, ये A ले लिया, तो इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे रेट लॉ में रेट इज इक्वल टू K, A की कंसंट्रेशन कितने टाइम्स होगी? 3 टाइम्स। ऐसे ही B की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स। यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसको आप निकालोगे तो इट विल बी 27K A एंड B स्क्वायर। तो जो रेट है वो हमारा कितना हो जाएगा? 27 टाइम्स, ठीक है जी। रिएक्शन रेट विल बी 27 टाइम्स, क्योंकि यहां पे स्क्वायर हो रहा था। देखो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है N by V, यहां पे हमने B को क्या किया? 1/3 कर दिया, ठीक है जी। तो ये 3N by V हो गया, मतलब 3 टाइम्स हो गया। हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स किया और हमारा जो आंसर है आ जाएगा। फाइन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा रेट एक्सप्रेशन है उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को, उनकी जो पावर्स है उसका हम सम करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेट्स से कि मेरे पास कोई भी एक रिएक्शन था, A plus B gives प्रोडक्ट, मुझे इसका रेट लॉ बताना है, तो रेट विल बी इक्वल टू K A raised to power X एंड B raised to power Y। और अगर हम इनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को, जो पावर्स हैं, उनका अगर हम सम करेंगे दैट विल बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, दैट विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विच हैज अ रेट एक्सप्रेशन। अब रेट के वैल्यूज हमें यहाँ पे गिवन है, रेट इज इक्वल टू K A raised to power half एंड B raised to power 3/2। तो हमारा ऑर्डर क्या आने वाला है? रेट विल बी इक्वल टू K A raised to power half एंड B raised to power 3/2, राइट। तो हमें यहाँ पे इसका क्या करना है? ऑर्डर निकालना है। क्या आ जाएगा ये? 1/2 प्लस 3/2, कितना आ जाएगा ये? 2, तो सेकंड ऑर्डर आ जाएगा। ओवरऑल ऑर्डर इज 3/2। एक और दिया गया है हमें यहाँ पे, रेट विल बी इक्वल टू K A raised to power 3/2 एंड B का पावर दिया हुआ है -12। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 3/2 -1, तो ये क्या आ जाएगा? हाफ। क्लियर है? ओके। अब हमें देखो इसके यूनिट्स निकालने हैं। कई बार क्वेश्चन क्या होता है, वो पूछता है कि भैया इसके यूनिट्स दिए हुए हैं और हमें प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। तो वो कैसे निकलेंगे? यूनिट्स देख लेते हैं, यूनिट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो कैसे निकलने वाला है? उसका फॉर्मूला है मोल्स कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इनटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन रेज्ड टू पावर n, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला।
अब हम यहाँ पे ये करते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसमें क्या होएगा हमारा n इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहां पे आएगा फॉर्मूला मोल्स पर लीटर और टाइम आ जाएगा सेकंड्स इनटू 1 अपॉन मोल्स पर लीटर रेज टू पावर 0। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो इसके यूनिट्स आ जाएंगे मोल्स पर लीटर पर सेकंड। दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर, ठीक है। अब उसके बाद हम करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा मोल्स पर लीटर अपॉन सेकंड इनटू 1 अपॉन मोल्स पर लीटर रेज टू पावर 1। मोल्स पर लीटर कट जाएगा और ये आ जाएगा सेकंड इनवर्स। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन की नहीं रेट कांस्टेंट रेट कांस्टेंट 1 अपॉन मोल्स पर लीटर और रेज टू पावर 2, तो इसके यूनिट्स आ जाएंगे मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है जी। तो दिस विल बी द यूनिट्स। अब वही है, अब उसने k की वैल्यू दी थी, k के साथ हमें क्या किया यूनिट्स दे दिए। अब यूनिट्स दिए हैं तो उसके साथ हमें उसके यूनिट्स मतलब इसके यूनिट्स देख के उसको प्रेडिक्ट करना है कि वो जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है, राइट। ऐसा एक एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल भी है हमारे पास। अब एक क्वेश्चन दिया गया है हमें द रेट ऑफ अ रिएक्शन 2NO plus Cl2 2NO plus Cl2 gives 2NOCl is doubled when concentration of Cl2 is doubled and becomes 8 times when concentration of both NO2 and NO and Cl2 are doubled. Determine the order of the reaction। ठीक है जी, ये हमारा एक CBSE का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है 2NO plus Cl2 gives 2NOCl, ठीक है। ये रिएक्शन हमें गिवन था और उसमें बोलता है कि अगर मैं कंसंट्रेशन Cl2 का डबल करता हूं द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 इज डबल्ड, और बोलता है अगर एंड बिकम्स 8 टाइम्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ NO एंड Cl2 आर डबल्ड। तो हम इसका एक रेट लॉ निकालते हैं विच इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू K NO रेज टू पावर X एंड Cl2 रेज टू पावर Y। क्लियर है। अब देखो यहां पे वो बोलता है कि अगर मैं Cl2 का कंसेंट्रेशन डबल करता हूं तो रेट जो है मेरा डबल हो जाता है, 2R हो गया विच इज इक्वल टू K NO रेज टू पावर X एंड 2Cl2 रेज टू पावर Y। और वो बोलता है कि रिएक्शन का रेट मेरा 8 टाइम हो जाता है अगर मैं दोनों का कंसेंट्रेशन डबल कर देता हूं। क्लियर हो गया। तो ये एक रिएक्शन हो गया, ये दूसरा हो गया और एक तीसरा हो गया। इन तीनों से हमें वैल्यू निकालनी है इन x और y की। हम लोग क्या करते हैं पहले ये वाली और ये वाली इक्वेशन लेते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो ये क्या आएगा 2R इक्वल टू K NO रेज टू पावर X एंड 2Cl2 रेज टू पावर Y अपॉन R इक्वल टू K NO रेज टू पावर X एंड Cl2 रेज टू पावर Y। R से R कैंसिल, K से K, NO कैंसिल हो गया। अब बचा क्या अपने पास 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर Y एंड Cl2 रेज टू पावर Y अपॉन Cl2 रेज टू पावर Y। Cl2 रेज टू पावर Y कैंसिल हो गया। अब जब अगर हमारे बेसिस सेम है तो हम पावर्स को सेम कर सकते हैं। सो y विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नाउ डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2। तो 8R विल बी इक्वल टू K NO 2NO रेज टू पावर X एंड 2Cl2 रेज टू पावर Y अपॉन 2R इक्वल टू K 2NO रेज टू पावर X नहीं NO रेज टू पावर X एंड 2Cl2 रेज टू पावर Y। ये कैंसिल हो जाएगा 2Cl2 R से R कैंसिल, 8 यहां पे आ गया 4।
ठीक है जी। और यहाँ पे मिल रहा है हमें 4 इक्वल टू 2 रेज टू पावर x एंड no रेज टू पावर x अपॉन no रेज टू पावर x। no रेज टू पावर x कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 2, तो 2 रेज टू पावर 2 इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। बेसिस सेम हो गए, पावर कंपेयर हो जाएंगे, x विल बी इक्वल टू 2 आ जाएगा, राइट। तो अब हमें इसका ऑर्डर बताना है, सॉरी इसका रेट लॉ बताना है हमें, क्या बताए आएगा। रेट लॉ क्या आ जाएगा हमारा, रेट विल बी इक्वल टू k no रेज टू पावर 2 एंड Cl2 रेज टू पावर 1। तो इस तरीके से भाई मैंने ये जो है क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एक और दिया गया, फॉर अ रिएक्शन A प्लस B द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 27 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स। A का कंसंट्रेशन हमने 3 टाइम्स किया, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, कंसंट्रेशन को हमने 3 टाइम्स किया और जो ऑर्डर था वो हमारा, सॉरी रेट जो था वो 27 टाइम्स हुआ, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इन्होंने क्वेश्चन दिया कि एक रिएक्शन है A गिव्स B, ठीक है, इसका रेट क्या आ जाएगा, रेट विल बी इक्वल टू K A रेज टू पावर X, इसको हम R लिख देते हैं। उसने बोला कि रेट जो है भैया 27 टाइम्स हो जा रहा है अगर मैं A की कंसेंट्रेशन को 3 टाइम्स कर दे रहा हूं। ये रिएक्शन 1 हो गया, ये रिएक्शन 2 हो गया, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, क्या कह रहे हैं सर, 3 आ जाएगा, गुड। 27R इक्वल टू K 3A रेज टू पावर X एंड R इक्वल टू K A रेज टू पावर X, K से K R से R। अब देखो भाई ध्यान रखना, यहाँ पे गड़बड़ मत करना, ये 27 था विच इज इक्वल टू, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 3 रेज टू पावर X एंड A रेज टू पावर X मैंने इसे खोल दिया और यहाँ पे आ गया A रेज टू पावर X। A से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आया बेसिस, तो इट विल बी 3 रेज टू पावर 3 एंड 3 रेज टू पावर x। बेसिस सेम है तो पावर्स कंपेयर हो जाएंगे, x विल बी इक्वल टू 3, तो इट इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इट इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, कैलकुलेशंस में छोटी मोटी मिस्टेक मत करिएगा, राइट। उसके बाद हमारे पास ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चंस हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहां पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फॉर द रिएक्शन A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट्स, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2 एंड 3 दिए हुए हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B आर गिवन एंड इनिशियल रेट्स गिवन है, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A एंड B एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है जी, ऐसा ही ये क्वेश्चन था, ये 2011 में भी ऐसे से क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। आपको एक चीज है, जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो कभी भी टेबल वाला जो क्वेश्चन आएगा उसे देख के घबराना नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल से वो क्वेश्चन जो है हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही करते हैं, यार वहां पे टेबल वाला क्वेश्चन आया और भाई छोड़ दो, ये पता नहीं क्या आ जाएगा इसमें, क्या पूछ लिया गया है इसमें, ठीक है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ी कहानी वहां पे नहीं पूछी जाएगी, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। A plus B gives products, अब यहां पे टेबल दिया गया भैया कुछ ऐसा सा, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर, यहाँ पे A का कंसंट्रेशन, यहाँ पे B, यहाँ पे इनिशियल रेट हमें गिवन है। अब इन्होंने वैल्यूज दी हुई हैं 0.1, 0.2 एंड 0.2। B के कंसंट्रेशन हमें दी हुई है 112 और इनिशियल रेट वैल्यू दी हुई है 2.1, 8.4, 8.4, 2.1, 2.1, 8.4 into 10 raised to power minus 3,
ठीक है, कुछ ऐसा सा टेबल दिया हुआ है हमें। इन्होंने बोला ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड विद रिस्पेक्ट टू बी एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक रेट निकालते हैं। एक फॉर्मूला था हमारे पास, रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर एक्स एंड बी रेज टू पावर वाई। ये जनरल था हमारे पास, दिस इज द रेट लॉ। ये रेट लॉ था, इससे इस डेटा से हम लोग इस रेट लॉ को क्या करने वाले हैं, निकालने वाले हैं। क्या किया हमने, अभी रेट कितना दिया हुआ है 2.1 इंटू 10 रेज टू पावर -3 दैट विल बी इक्वल टू के। ए की वैल्यू हम लिख देंगे 0.1 रेज टू पावर एक्स एंड 1 रेज टू पावर वाई। क्लियर है, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। इसी डेटा से बनाएंगे, ए की और बी की वैल्यूज पुट कर दी। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे फिर से 2.1 था, 2.1 नहीं है 8.4 अब है यहाँ पे आ गया 8.4 इंटू 10 रेज टू पावर -3 दैट विल बी इक्वल टू के 0.2 रेज टू पावर एक्स एंड 1 रेज टू पावर वाई। ये इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। थर्ड इक्वेशन 8.4 इंटू 10 रेज टू पावर -3 इक्वल टू के इंटू 0.2 रेज टू पावर एक्स एंड 2 रेज टू पावर वाई। ये 3 इक्वेशन बना दी हमने इस टेबल से। क्लियर है, अब क्या करें, डिवाइड इक्वेशन 2 by 1, डिवाइड इक्वेशन 2 by 1। तो यहां पे आ जाएगा 8.4 इंटू 10 रेज टू पावर -3 अपॉन 2.1 इंटू 10 रेज टू पावर -3 विच इज इक्वल टू के 0.2 रेज टू पावर एक्स एंड 1 रेज टू पावर वाई। के इंटू 0.1 रेज टू पावर एक्स एंड 1 रेज टू पावर वाई। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, के से के कैंसिल हो जाएगा, 10 रेज टू पावर -3 से 1 गया, ये आ गया 4। तो अगर हम यहां पे लिखते हैं तो 4 विल बी इक्वल टू 0.2 रेज टू पावर एक्स, मतलब 0.1 है 0.2 है, तो इससे हम लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.1 रेज टू पावर एक्स इंटू 2 रेज टू पावर एक्स अपॉन 0.1 रेज टू पावर एक्स। ये कट जाएगा तो 2 रेज टू पावर एक्स, सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी भैया 2। अब हम एक और करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 3 by 2। तो ये आ जाएगा 8.4 इंटू 10 रेज टू पावर -3 अपॉन 8.4 इंटू 10 रेज टू पावर -3 विच इज इक्वल टू के इंटू 0.2 रेज टू पावर एक्स, के इंटू 0.2 रेज टू पावर एक्स एंड 1 रेज टू पावर वाई एंड 2 रेज टू पावर वाई। 1 आ गया। अब यहां पे क्या हुआ, 1 विच इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर वाई। ठीक है जी। अब ये क्या, अब इसको, अब बेसिस तो सेम नहीं आ रहे, अब इसको कैसे कंपेयर करेंगे, इस केस में क्या होने वाला है, एनीबॉडी? नहीं, एनीथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है, 1। तो मैं यहां पे इसे ऐसे लिख सकता हूं 1/2 रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर वाई। इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो y की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 0। तो यहां पे रेट लॉ क्या आ जाएगा, रेट विल बी इक्वल टू के a रेज टू पावर 2 एंड b रेज टू पावर क्या आ जाएगा, 0। समझ आया? तो उसने क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, इट इज सेकंड ऑर्डर, और विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ जाएगा, 0, और उसके बाद ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा हमारा, 2। ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा भैया हमारा 2 + 0 = 2। दैट्स इट। ठीक है, टेबल वाले क्वेश्चन मैक्सिमम इसी तरीके से होने हैं, आपको यही करना है, कोई बहुत मुश्किल से सवाल जो है यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद हम लोग चलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे, जहाँ पे हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे जा रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, और यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूले लिखाने वाला हूँ। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए और हाफ लाइफ का भी, फिर उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर के बाद, फिर सेकेंड ऑर्डर के बाद, सेकेंड ऑर्डर का तो नहीं करेंगे हम, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ही हैं हमारे सिलेबस में। तो चलिए इसके क्वेश्चन, इसके फॉर्मूले और फिर उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ के। ठीक है, ज्यादातर चांसेस या तो ये टेबल वाला क्वेश्चन होता है या इंटीग्रेटेड रेट लॉ से ही हमें जो है क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। इंटीग्रेटेड रेट लॉ से
ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। फाइन, तो इसको हम लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेटेड जीरो ऑर्डर में हमारा जो फॉर्मूला आएगा दैट इज इक्वल टू के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। ठीक है जी, ए नॉट माइनस ए अपॉन टी आ जाएगा, और इसका टी हाफ क्या आ जाएगा जीरो ऑर्डर के लिए, दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर, टी हाफ विल बी इक्वल टू ए नॉट बाय 2k। क्लियर है, ए नॉट बाय 2k हो जाएगा। तो हाफ लाइफ जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वी हैव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिख देते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a naught by a, or you can write k is equal to 2.303 upon t log a upon a minus x. A is the initial concentration and a naught is the initial concentration, a is the final concentration. क्लियर हो गया जी। और इसका अगर हम टी हाफ निकालते हैं तो टी हाफ विल बी इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो मतलब क्या हुआ कि जो हाफ लाइफ है वो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्लियर है। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो हम लोग यहां पे यूज करेंगे। इनके क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया गया है हमें, फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इन aqueous सॉल्यूशन द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। हमें मिथाइल एसीटेट की कंसेंट्रेशन दिए हुए अलग अलग टाइम इंटरवल पे। शो दैट इट फॉलोज द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट। अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है? वो वाली रिएक्शन जहां पे हमारा एक रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मतलब एक रिएक्टेंट हमारा लार्ज एक्सेस में रहेगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे हमारे। एक ही पे डिपेंड करेगा। एक तो एस्टर है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, वो हमारा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, वो भी हमारा क्या होएगा? दैट इज अगेन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है। तो यहां पे हम लोग करने वाले हैं शो दैट इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन सेम। 2015 का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड्स। तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, देखो जरा, मिथाइल एसीटेट का। इसका एक ग्राफ बना दिया इसने, मतलब टेबल बना दिया, सॉरी ग्राफ नहीं, टेबल बना दिया। ठीक है, टाइम सेकेंड्स में दे दिया और उसका कंसंट्रेशन दे दिया। किसका? CH3COO CH3 का। यहां पे कंसंट्रेशन गिवन है 0, 30, 60, 0, 30, 60, ऐसा एक टेबल बना दिया उन्होंने। और कंसंट्रेशन 0.6, 0.3, 0.15, ये हमें वैल्यूज दी हुई है। अब हमें बताना है कि इट इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और दूसरा क्या होगा? कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड्स। चलिए हम लोग यहां पे क्या करते हैं, इसका रिएक्शन लिखते हैं CH3COO CH3। इसका हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया तो ये क्या देगा हमें? CH3COOH प्लस CH3OH। ये रिएक्शन मेरा रिवर्सिबल नेचर का होता है, राइट। ये रिएक्शन हुआ। अब एक चीज जो थी मेरी एक्सेस में थी, क्या चीज थी वो? वाटर। क्लियर हुआ। वाटर जो था वो मेरा प्रेजेंट था लार्ज एक्सेस में, और मुझे ये बताना है कि इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। केस 1 लेते हैं। देखो जब भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होएगा ना, हमारी जो रेट की वैल्यू आने वाली है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी। क्या रहेगी? वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी। समझ आ गया। तो k निकालते हैं यहाँ पे। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग a नॉट बाय a। क्लियर है। निकालें। यहां पे फर्स्ट इंटरवल के लिए ले रहे हैं 0 to
30 सेकेंड्स, तो इट विल बी इक्वल टू 2.303, टाइम इंटरवल कितना हो गया 30 सेकेंड्स हो गए, लॉग ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है हमारा 0.6 और दूसरे वाले में कितना है 0.3, तो यहाँ पे कितना आया log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, बिल्कुल, तो 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन 30, आंसर निकल जाएगा ये, हाँ जी आंसर निकल जाएगा। अब एक काम करिए 2.303 को 0.3010 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है, करो 2.303 को 0.3010 से मल्टीप्लाई करिए, तो इस वैल्यू को याद रखिएगा, ये 0.693 आ जाएगा और इसको आप 30 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाले हो, तो यहाँ पे 3 से कर देते हैं, तो इट विल बी 0.231 इंटू 10⁻⁻⁻1, ठीक है, तो हम इसे लिख देते हैं 2.31 इंटू 10⁻⁻2 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो ये के की वैल्यू आ गई केस 1 के लिए। ऐसे ही हमने केस 2 लिया जहां पे टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड्स ले लिया, तो यहां पे हम निकालते हैं, यहां पे तो के था, के विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट बाय ए। अब यहां पे ए नॉट कितना है 2.303, 30 आ गया, यहां पे आ गया log 0.30 अपॉन 0.15, यहां पे भी 2 आएगा, सेम वैल्यू आएगी 2.31 इंटू 10⁻⁻2 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। के की वैल्यू दोनों केसेस में सेम आ रही है, तो वी कैन से कि इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है जी, के की वैल्यू दोनों केसेस में सेम आ रही है, तो हम वी कैन से इट इज अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब उसने पूछा है कि एवरेज रिएक्शन रेट बिटवीन टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड्स, एवरेज रेट पूछा है। एवरेज रेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, R2 माइनस R1 अपॉन डेल्टा टी या डेल्टा R अपॉन डेल्टा टी। एवरेज रेट निकाल देते हैं हम, टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड, जरा एक बार निकाल के देखिए क्या आ रहा है, निकालो भाइयों बहनों क्या आएगा, ठीक है जी, 0.15 अपॉन 30 सेकेंड्स, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इंटू 100 कर देते हैं, वैसे में लड़ जाएगा, 2 आ गया, 0.5 आएगा, सो 5 इंटू 10⁻⁻³ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ये हमारा एवरेज रेट आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻³ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं भाइयों, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत टफ क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पे नहीं मिलेंगे। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो गलती करते हैं वहां पे वो क्वेश्चन को पढ़ने में ही गलती होती है, कि उसने बोला कि इट इज डिक्रीज टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, है ना, या इनिशियल कंसंट्रेशन, तो वो चीज को आपको समझना है कि 1/3 कैसे कम हुआ, क्या कैसे करके क्या पुट करनी है, ये तो समझ में आ गया, और a माइनस एक्स में हम वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं, क्लियर हो गया। तो चलिए एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल ही है ये क्वेश्चन, यहां पे हमें क्वेश्चन दिया गया है द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन N2O5 gives 2NO2 plus half O2 was 1.24 into 10⁻⁻2 moles per liter at 318 Kelvin. The concentration of N2O5 after 60 minutes was 0.2 into 10⁻⁻2 moles per liter. Calculate the rate constant for the reaction. अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है। रेट कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू जो है हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, समझ आ गया। अब क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं भाइयों बहनों। हमें यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है
एक सर्टेन टाइम के बाद कुछ कंसंट्रेशन कम हुआ, वो भी हमें गिवन है। ए गिवन है, ए माइनस एक्स भी गिवन है, या ए नॉट गिवन है, ए गिवन है। लेट्स से ए नॉट हमें गिवन था, वो कितना था हमारा 1.24 इंटू 10⁻⁻² मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। उसके बाद आफ्टर सर्टेन टाइम ए जो फाइनल कंसंट्रेशन था इट वाज 0.2 इंटू 10⁻⁻² मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, मोल्स पर लीटर था सॉरी, और उसने वहां पे टाइम लिया 60 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद टाइम जो लिया उसने 60 मिनट्स लिए, राइट। अब हमें सिंपल फॉर्मूला निकाल के के की वैल्यू बतानी है। नाउ के विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट बाय ए। ए नॉट की वैल्यू मालूम है, ए की वैल्यू मालूम है, टी की वैल्यू मालूम है, के की वैल्यू निकाल दीजिए। 2.303 अपॉन 60 लॉग 1.24 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 0.2 इंटू 10⁻⁻²। यहां पे ये कैलकुलेशन करते रहिए और आंसर जो है हमारा निकल आएगा। लॉग की वैल्यू हमें गिवन होगी यहां पे, इसको मैं ले लेता हूं लॉग 12.4 अपॉन 2, इसको आप करोगे तो इट इज 6.2। लॉग 6.2 की वैल्यू जो है हमें वहां पे पेपर में गिवन होएगी और हम उसके बाद इस के की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे, राइट। क्लियर हुआ। अब log 6.2 की जो वैल्यू है दैट इज 0.7924। ठीक है, तो हम यहां पे ये वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर जो है के का आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा हमें। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछता है, जैसे एक सॉल्व एग्जांपल ये भी है। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट के इक्वल टू 5.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स। फाइंड हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। अब टी हाफ निकालना है, के की वैल्यू दे दी। अब हमें मालूम है फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या है, 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन 5.5 इंटू 10⁻⁻14। इसको सॉल्व करना आंसर आ जाएगा, दैट विल बी टी हाफ। ये आता है 1.26 इंटू 10⁻13 सेकेंड्स। तो इस तरीके से हम इसका हाफ लाइफ जो है निकाल सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मुश्किल क्वेश्चन भैया नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, एक और ऐसा ये क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, हाफ लाइफ पीरियड of a first order reaction is 10 second, calculate the rate constant। ठीक है जी। अब उसने हमें क्या दिया, टी हाफ दे दिया विच इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। के की वैल्यू निकालनी है, क्या होएगा 0.693 अपॉन के, सॉरी टी हाफ हो जाएगा यहां, तो ये आ जाएगा 0.693 अपॉन 10, 0.0693। क्लियर हो गया। अब के यूनिट्स क्या होते थे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड इनवर्स। ध्यान रखिएगा, यूनिट्स जरूर लिखने हैं। आपने यूनिट्स नहीं लिखे तो हो गया काम खत्म। ठीक है, क्लियर है। अब देखो जो जहां पे अब ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, जो गलती होने के चांसेस होते हैं वो मैं बता रहा हूं आपको कहां पे क्या करते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, इफ half life period of a first order reaction is 2 minutes। ठीक है, first order half life of a first order reaction is 2 minutes, how long will it take to reach 20% of its initial concentration, right। यहां पे बच्चे यही चीज को समझने में दिक्कत कर जाते हैं। 20% of its initial concentration और सेकंड दिया गया 10% ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। इसको समझते हैं। अब इस क्वेश्चन में उसने दो चीजें दी हैं भाई, मैंने क्या दिया है हमें, एक तो हाफ लाइफ दे दी
ठीक है, पहले हाफ लाइफ से हम k निकालेंगे, क्योंकि जब हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे हमने किया k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, एक तो ये फॉर्मूला था और एक फॉर्मूला था 2.303 अपॉन टी लॉग a नॉट बाय a। कुछ बुक्स में हो सकता है r नॉट बाय r भी लिखा हो, तो उस चीज को देख लीजिएगा। अब इस फॉर्मूले के लिए मेरे को पहले k तो चाहिए t निकालने के लिए, तो वो मैं इससे निकाल सकता हूँ टी हाफ करके, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2 मिनट्स। टी हाफ की वैल्यू पता लगी भैया 2 मिनट है, तो k निकल जाएगा मेरे पास, k विल बी इक्वल टू 0.693 अपॉन 2 मिनट्स, तो इट विल बी 0.346 मिनट इनवर्स। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ k, क्योंकि अब जब सेकंड उसने पूछा है क्वेश्चन में कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच 25% ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, समझ आया? तो मेरे को ये t निकालना था, k की जरूरत थी, तो इसलिए मेरे को यहां से निकालना पड़ा। नाउ t विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग a नॉट अपॉन a, ये फॉर्मूला लगाना था हमने। t will be equal to 2.303 अपॉन 0.346 मिनट इनवर्स आ जाएगा लॉग। अब लेट्स से मेरे पास जो इनिशियल था वो 100% ले लिया मैंने, है ना, और उसने देखो क्वेश्चन में क्या बोला, 25% ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन का 25%, मतलब कितनी देर लगी उसे 25% तक पहुंचने में, खत्म कितना हो गया, 75 खत्म हो गया। तो इनिशियल लॉग 100 आ गया, अपॉन में क्या आ गया 25, क्योंकि बचा तो 25 था। इसी चीज को समझना, यहाँ पे लॉग 4 आ गया, वैल्यू आ जाएगी 2.303। अब लॉग 4 है, लॉग 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं लॉग 2 रेज़्ड टू पावर 2, तो ये आया हमारा 0.346। अब 2 रेज़्ड टू पावर 2 का फॉर्मूला क्या, इसे log 2 ले लूं, log 2 को 2.303 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया था 0.693, तो ये आ गया 2 इंटू 0.693 अपॉन 0.346। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेशन इजी होगी हमारी, तो t आ जाएगा। क्लियर है? अब इसके बाद उसने पूछा है सेकंड वाला 10% ऑफ इट्स इनिशियल, बी वाले में क्या बोला 10% ऑफ इट्स इनिशियल, तो फाइनल क्या हो गया, मतलब a नॉट तो मेरा 100 हो गया यहां पे, और a क्या हो जाएगा 10, सेम वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालिए जरा। ओके, इसको अगर हमने किया, यहां पे देखो इसको डिवाइडेड बाय 2 किया था हमने, तो ये ऑलमोस्ट 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो 4 मिनट्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, अगर हमने किया 2.303 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 0.346 लॉग 100 बाय 10, लॉग 10 आ जाएगा, लॉग 10 इज 1, तो 2.303 अपॉन 0.346, ये आ रहा है 6.65 मिनट्स आ जाएगा। करेक्ट आंसर है 6.65 इज द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, अब देखो इसी टाइप की क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, क्योंकि यहीं पे ही ज्यादातर कंफ्यूजन होने वाली है बच्चों के साथ। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीट इन 10 मिनट्स, कैलकुलेट द टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ 75% ऑफ द रिएक्शन। ठीक है जी, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है कंप्लीट हो रही है 10 मिनट्स में, 20% कंप्लीट हो गया 10 मिनट्स में, तो 75% जो है वो कितने टाइम में कन्वर्ट होएगी। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट, सेम इसी टाइप का जो है क्वेश्चन है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब उसके लिए फॉर्मूला क्या था, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग a नॉट बाय a। 20% कंप्लीट हुआ कितने टाइम में, 10 मिनट्स में, 20% कंप्लीट हो गया 10 मिनट्स में।
सो K विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 आ गया, लॉग यहां पे 100 ले लेते हैं। अब 20% कंप्लीट हो गया, बचा कितना 80, तो वो लिखना है हमें यहाँ पे 20% कंप्लीट हो गया, तो बचा है तो रिमेनिंग वाले लिखना ना, यहाँ पे 80 आ गया, तो यहाँ पे आ गया log 5 अपॉन 4 आ गया, log 1.25 की हो सकता है वैल्यू गिवन हो, या log 5 और या log 4 की वैल्यू गिवन हो, किसी भी तरीके से हम उसे कर लेंगे। और यहाँ पे आ जाएगा 2. इसे हम लिख देते हैं 0.2303, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करिए, k का आंसर निकल आएगा। क्लियर है? log 5 की और 4 की वैल्यू दे सकता है, या log 1.25 की वैल्यू वो दे देगा, किसी भी तरीके से वो कुछ क्वेश्चन करने को हमें बोल सकता है। उसके बाद वो बोलता है कैलकुलेट द टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ 75% ऑफ द रिएक्शन। अब 75% उसने कंप्लीट कर दिया, सो k की तो वैल्यू ये आ गई, लेट्स से इसे मैं ऐसे ही लिख देता हूं, 75% कंप्लीशन के लिए हमें टाइम निकालना है, तो यहां पे आ जाएगा t विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन k log a0 बाय a, t will be equal to 2.303 अपॉन 2, इसको मैं 2.303 अपॉन 10 ही रखता हूं, तो ये हो जाएगा k की जगह में ये पुट कर देता 2.303 log 1.25, यहां पे log, अब ये 100 हो गया, 75% कंप्लीशन हो गया, बचा कितना 25, तो ये आ गया 4 log 4, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। t विल बी इक्वल टू, ये 2.303 कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा, log 4, यहाँ पे log 5/4 आ जाएगा, ठीक कर लो यार, log 4/log 1.25, ठीक है, आंसर जो है हमारा निकल आएगा। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया और आंसर आ गया हमारा 62.14 मिनट आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे क्वेश्चन कर लेना है। ओके, तो भाइयों बहनों थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे पूछे जाते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन दिया गया है, बड़े बड़ी पूछा भी गया है, शो दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% ऑफ द रिएक्शन टू टेक इज 10 times the time required for the completion of हाफ ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। t 99.9% निकाला और दैट इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ t हाफ, ये चीज हमें प्रूव करनी है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, राइट। ऐसे काफी सारे जो हैं क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पे, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा पूछा जाएगा, मैक्सिमम टाइप के चांसेस, ठीक है। एक हम जीरो ऑर्डर के लिए भी कर लेते हैं, देख लेते हैं कोई क्वेश्चन। जो हमारी रेडियोएक्टिव डिके वाली रिएक्शंस हैं वो भी हमारी क्या हैं, जीरो ऑर्डर, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जितने भी हमारी रेडियोएक्टिव डिके के क्वेश्चंस आएंगे दैट ऑल आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये चीज आपको ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंस के बारे में बात करेंगे। टेम्परेचर डिपेंडेंस में क्या होता है कि व्हेन इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी रिएक्शन बाय 10 डिग्री सी, जो रेट है वो हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, वो 2 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। अगर हम किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो उसका जो रेट है वो 2 टाइम्स हो जाता है, ठीक है ना। अब आप चीनी घोल रहे हो पानी में, ठंडे पानी में घोल रहे हो और गर्म पानी में घोल रहे हो, तो क्या हुआ, गर्म पानी में, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस टाइप के जो हैं क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 2006 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी जो हैं हमारे यहाँ पे पूछे गए। मैं 2015 वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको, सेम क्वेश्चन ही है। अब क्वेश्चन हमें गिवन है द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम 4 into 10 raised to power minus 2 to 8 into 10 raised to power minus 2 when the temperature changes from 27 degrees C to 37 degrees C. Calculate energy of activation
फॉर द रिएक्शन। अब एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन जो है हमारे आ जाते हैं, या हमें वो दिया होता है कि दो अलग अलग टेम्परेचर पे हमारी रिएक्शंस हो रही हैं और उनके ना आपको ऑर्डर निकालने हैं। कैसे निकलेगा, देखो जैसे हमें यहाँ पे दिया गया है, अब इन्होंने बोला रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो इंक्रीज हुआ कितना, जब मैंने 27 से 37 डिग्री मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर चेंज किया, और उसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं, 4 इंटू 10⁻⁻2 से 8 इंटू 10⁻⁻2 में कन्वर्ट हो गया। अब फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, log K2/K1 इक्वल टू 2.EA अपॉन 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2। दिस इज अ फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी यूज हो रहा है, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8.314, है ना। क्लियर है, यहाँ पे 1/12 नहीं लगेगी, 0.0831 नहीं लगने वाली, यहाँ पे कौन सी लगने वाली है, एनर्जी की टर्म्स में है, तो हम 8.314 लगा देंगे। क्लियर है, तो चलिए अब यहाँ पे K2 की वैल्यू हमें मालूम है, जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया दैट इज 8 इंटू 10⁻⁻4 यहाँ पे आ गया 10⁻⁻2 लॉग लगा दिया, विच इज इक्वल टू EA हमें फाइंड आउट करना है 2.303 इंटू 8.314। अब टेम्परेचर थे, टेम्परेचर को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। एक टेम्परेचर था हमारा 27 डिग्री सी, एक टेम्परेचर था हमारा 37 डिग्री सी, तो यहाँ पे ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, तो ये हो जाएगा 300 हो जाएगा, ये 310 हो जाएगा, 310 माइनस 300 अपॉन 310 इंटू 300, राइट। ये कैलकुलेशन है, तो हमने यहां पे वैल्यूज पुट करनी है। ये आ जाएगा log 2 ये यहां पे मल्टीप्लाई कर देना है इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 310 इंटू 300 अपॉन ये यहां पे 10 बचेगा, और विच इज इक्वल टू EA। log 2 की वैल्यू आ जाएगी 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 31 इंटू 300, दैट्स इट। ये EA आ जाएगा, जूल्स में आएगा ये। इसको मल्टीप्लाई करिए जरा, क्या आ रहा है, तो आंसर आ रहा है हमारा EA इज इक्वल टू 53598.59 जूल्स पर मोल। तो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, इसको हम किलोजूल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इट विल बी 53.6 किलोजूल पर मोल। दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है एक्टिवेशन के लिए हमें जरूरत पड़ने वाली है। क्लियर हो गया। अब इसमें हो सकता है वो कुछ भी पूछ ले यार, यूजुअली जो है जनरली जो है वहां पे क्या पूछा जाएगा, EA ही पूछा जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो हमें पूछी जाएगी वहां पे। क्लियर है। या वो हो सकता है कि वो क्वेश्चन में पूछ ले कि हमने क्या किया, टेम्परेचर को मतलब 20 T1 था और उसको मैंने 57 कर दिया, 27 से 57 कर दिया, तो मेरा कितना चेंजेस आएंगे, कितने टाइम्स जो है मेरा रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। इस टाइप के जो क्वेश्चन भी हैं पूछे जा सकते हैं, बट जनरली इतने मुश्किल वाले जो कैलकुलेशन वाले हैं वो नहीं पूछे जाते। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम। एट अ सर्टेन रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 20 मिनट्स, मतलब टी हाफ दे दिया उसने 20 मिनट्स at 300 Kelvin, and the same reaction is again 50% complete in 5 minutes at 350 degree Kelvin। 350 Kelvin मतलब उसने 300 पे किया तो 20 मिनट्स लगे, और उसके बाद उसने क्या किया, 50% कंप्लीट किया 5 मिनट्स में at a temperature of 350 Kelvin। Calculate the activation energy if the reaction is of first order। ठीक है जी, हमें क्या निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना है। समझ आ गया। अब देखो क्वेश्चन कैसे होने वाला है। टेम्परेचर 300 केल्विन पे इसका टी हाफ जो आएगा, सॉरी के जो आने वाला है, के विल बी इक्वल टू 0.693 अपॉन 20 टाइम, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया। इस पे 350 केल्विन पे
k की वैल्यू आ जाएगी 0.693 अपॉन 5, ये आ जाएगा 0.0346, ठीक है जी। और ये आ जाएगा 0.138, क्लियर है, मिनट इनवर्स, ये भी आ जाएगा मिनट इनवर्स, ठीक है। अभी यहां पे हमें फॉर्मूला पता ही है, log k2 की वैल्यू मिल गई हमें, k1 की वैल्यू मालूम है, EA अपॉन 2.303 R, यहां पे आ जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, दैट्स इट। log k2 की वैल्यू कितनी है 0.138 अपॉन 0.0346, लॉग में आ जाएगा विच इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 350 माइनस 300 अपॉन 350 इंटू 300, आ जाएगा आंसर। यहां पे हम इसे चेंज कर सकते हैं, वो आई गेस 4 टाइम्स आएगा, ये log 4 आ जाएगा। log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6021 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 350 इंटू 300 अपॉन 50, दिस विल बी द EA। यहां पे आपको मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकल आएगा हमारा, एंड मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा आंसर आएगा 24205.8 जूल्स पर मोल। अब हम इसे किलो जूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो EA विल बी इक्वल टू 24.2 किलो जूल पर मोल, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो इसी टाइप के जो है भाइयों बहनों क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे NCERT में भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, और ऑलमोस्ट मैंने हर टाइप के जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के मैंने कवर अप किए हैं। ज़्यादा आपको प्रैक्टिस किस पे करनी है, एक्टिवेशन एनर्जी पे करनी है, और किस पे करनी है हमें, जो हमने इससे पहले किए थे, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे, जिसमें रिएक्शन उसने बोला कि 10% कंप्लीट हुआ, 20% हुआ। बस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि उसने क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ठीक है जी।